नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का मैं सुरेंद्र आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा एक लंबे समय के बाद आज के इस सेशन में हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो राजस्थान के जीके के किस प्रकार के बेहतरीन प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा आपके समक्ष से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो जल्दी से अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। रश्मिला जी, कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ जाए। तो अब देखिएगा, ये तो हमारा एमसीक्यूज बेस्ड जो सेशन है वो रहेगा। आगे आने वाले कुछ सेशन में हम जैसे कि हिस्ट्री है, राजस्थान ज्योग्राफी है, इनके क्या है कि कंबाइंड जो सेशन है वो भी हम रखेंगे, जिसमें आपको बढ़िया तरीके से जो रिवीजन है वो रिवीजन हो जाएगा। नोट्स आपको ऑलरेडी जो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम है वहां का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए मित्रों, इस राजस्थान जीके के किस प्रकार के सवाल है, वो एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, पिछले 5-6 साल से किस प्रकार के सवाल पूछे गए, जो पिछले साल 6 महीने में ही मेरे से जुड़े हैं उनको थोड़ा सा डाउट रहा होगा, वाकई में सर जो बोल रहे हैं ऐसे सवाल पूछे जाते हैं या नहीं। तो मित्रों, इन दिनों में जितने भी पेपर हुए हैं वो पेपर आप एक बार उठाकर एनालाइज कर लीजिएगा और मेरी साल 2 साल पहले की क्लास उठाकर देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि जो अभी सवाल पूछे जा रहे हैं उसी ट्रेंड के सवाल हम ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कस कर चुके थे। चलिए मित्रों, आज का हमारा जो पहला सवाल है वो पहला सवाल आपके यहाँ पर दिख रहा है मित्रों। तो पहला सवाल है मेवाड़ है, इस मेवाड़ का जो भूहिल वंश है, इस भूहिल वंश का संबंध अबुल फजल साहब है, इसने कहां से या किससे संबंधित बताया, इसके बारे में आपको बताना है। देखो भाई, सवाल इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। मेवाड़ किस क्षेत्र को कहा जाता है, मारवाड़ किस क्षेत्र को कहा जाता है, उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, कौन से वंश के द्वारा यहाँ पर शासन किया गया था, ये किस प्रकार से आए थे, और अलग अलग जो हमारे विद्वान है, इतिहासकार है, उनके संबंध में क्या बोलते हैं, यही सवाल है ले देके आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अबुल फजल साहब ने कमेंट सेक्शन में बताएगा, फटाफट कमेंट में आप जवाब देते रहिएगा क्या सही आंसर रहेगा और क्या नहीं। तो देखो, अबुल फजल साहब ने इसका जो भी मोशे का आदिल जो ईरान का वंशज था, इसके बारे में जो बता रहे हैं उसका आंसर है वो सही रहेगा। वही हमारे पास में शिलादित्य, ये गुजरात के आनंदपुर है, यहाँ से इनको संबंधित बताया जाता है। आनंदपुर कहाँ का? गुजरात का। यहाँ से संबंधित इन्होंने बताया था हमारे कर्नल जेम्स ने टोड साहब ने, इनका संबंध है वो यहाँ से बताया था। पेन का कलर चेंज कर लू भाई, थोड़ा सा अच्छे से आपको दिख जाए। इनके कलर ये लीजिए, ये थोड़ा सा ठीक लगेगा। तो ये हमारा पहला सवाल है। इस पहले सवाल का आंसर क्या रहेगा आपका? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दूसरा सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं भाई। दूसरा सवाल है वो रहेगा आपका, सांगा का कौन सा पुत्र बूंदी के जो राजा है जिसका नाम था सूरजमल, बूंदी के राजा सूरजमल के साथ आहिया उत्सव के दौरान मारा गया था। देखो भाई, तो हमारे पास में शासक था जिसका नाम था रायमल, और इस रायमल के जो 4 पुत्र थे उनमें से एक पुत्र था जिसका नाम था सांगा। और सांगा यहाँ पर क्या बनता है? 1509 में अगला शासक बनता है, उत्तराधिकारी है वो रायमल का बनता है। जब सांगा की मृत्यु हो जाती है तो हमारा खानवा का युद्ध था, इस युद्ध में घायल हो जाता है 1527 में, और 1528 में इसके साथियों के द्वारा इसको जहर देने से इसकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद में जो अगला शासक बनता है उसका नाम आता है रतन सिंह। तो रतन सिंह है, ये सूरजमल बूंदी का एक शासक था, उसके साथ आहारिया का मतलब होता है मित्रों तो आखेट उत्सव होता है, आखेट शिकार। उस शिकार के दौरान इन दोनों में क्या हो गया था? झगड़ा हो गया, और उस समय सूरजमल साहब है उन्होंने इसको उठाकर धो दिया भाई, इनसे इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल देखिएगा, हुडा कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड सवाल है, एक बहुत ही बड़ा। जब हम बात करें मराठा, मुगल और राठौर डायनेस्टी के बारे में बात करें तो एक बहुत ही अच्छा जो उत्तराधिकार संघर्ष के रिलेटेड जो अच्छा पॉइंट बनता है, वहां पर हुडा सम्मेलन का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो हुडा सम्मेलन में लगभग राजस्थान के सभी शासक आए थे। तो इसमें हमने पूछा है कि देखो, हमने हमारे विशेष तौर से नागौर वालों के लिए पूछा है, नागौर का शासक है वो शासक है कौन था? तो देखिएगा,
हमारे पास में जोधपुर का एक शासक था। कमेंट सेक्शन में आप जवाब देते रहिएगा भाई, सही आंसर है वो कौन सा है वो कमेंट सेक्शन में आप बता दो। जोधपुर का एक शासक था जिसका नाम है अजीत सिंह। अजीत सिंह यहाँ पर देखो, जसवंत सिंह साहब है, इनके बेटे थे। और इनका क्या एक लंबा डिबेट रहा था कि अगला शासक कौन बनेगा, और औरंगजेब साहब ने इनको शासक नहीं बनाया था। ठीक है भाई। अब अजीत सिंह है, इस अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए एक लंबा संघर्ष है दुर्गादास राठौड़ साहब ने किया था। ये 30 वर्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। तो इनमें से भी इसकी क्या है, 23 जून को क्या हो गई थी, 23 जून 1724 के आसपास इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इनकी जो मृत्यु है वो नागौर के शासक ने, के भाई था जिसका नाम था अभय सिंह। अभय सिंह के कहने पर इन्होंने क्या किया था, इनको मार दिया था। और इस अभय सिंह है वो बना था जोधपुर का शासक, जो हुडा कॉन्फ्रेंस में जोधपुर की तरफ से पार्टिसिपेट करता है। वहीं इसका जो छोटा भाई था जिसका नाम था भगत सिंह, बिल्कुल जो भी डी ऑप्शन बता रहे हैं, ये ऑप्शन बता रहे हैं उनका आंसर सही रहेगा। भगत सिंह को नागौर का शासक बनाया था। और भगत सिंह यहाँ पर क्या था, पितृहंता शासक के रूप में जाना जाता है। अजीत सिंह के बारे में एक और जोरदार बात हमारे सामने आती है कि भाई वह कौन सा शासक था जिसकी चिता पर स्वेच्छा से पशु पक्षियों की भी बलि है, या पशु पक्षियों ने बलि दी थी, या चिता में खुद अपने आप से शामिल हो गए। तो वो थे हमारे पास में अजीत सिंह साहब के बारे में सवाल है, सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल देखो भाई, बहुत ही बढ़िया, ये हमारे मेवाड़ से संबंधित सवाल आपके सामने है। यहाँ पर देखो लेखक लिखे हुए हैं, और कौन से लेखक ने किस ग्रंथ की रचना की थी, इसके बारे में आपको बताना। मिसमैच असुमेलित कौन सा है, यानी गलत कौन सा है। तो देखो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। रणछोड़ भट्ट है, ये राज सिंह के दरबारी विद्वान थे। किसके? राज सिंह। तो राज सिंह के दरबारी विद्वान के बारे में हम यहाँ पर सवाल देखें तो रणछोड़ भट्ट तेलंग है, उनके द्वारा अमर काव्य वंशावली नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। इसके अलावा इन्होंने राज प्रशस्ति जो है ना, जो कहां पर लगी हुई है, राजसमंद झील है, उस झील पर लगी हुई है। 25 काले संगमरमर पत्थरों पर संस्कृत भाषा में लिखी हुई सबसे बड़ी विस्तृत शिलालेख के बारे में तो जाना जाता है। वहीं किशोरदास साहब है, इन्होंने किताब लिखी थी, इसका नाम है राज प्रकाश। सदाशिव भट्ट साहब ने लिखी थी राज रत्नाकर। और कल्याण दास है, इन्होंने किताब है वो राजविलास नहीं लिखी थी। राजविलास जो किताब है, इस किताब की रचना किसने की थी मेरे प्यारे साथियों, कवि मान के द्वारा रचना और रचना के द्वारा कवि मान, ये भी राज सिंह दरबारी विद्वान है, तो दरबारी विद्वान रहे थे। ठीक है भाई। 652 से लेकर 680 तक इनका शासन काल है, वो शासन काल रहा था। मेवाड़ के ये शासक है वो शासक रहे। कैसा लग रहा मित्रों? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, आवाज वगैरह सब प्रॉपर चल रही है ना? चलिए भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो भाई, सभी के सभी हमारे साथ जुड़ने चाहिए भाई, अच्छे से सभी हमारे साथ जुड़ जाए ताकि सेशन का और भी ज्यादा मजा लूट सके। चलिए भाई, अगला सवाल देखिएगा हमारे पास में। अगला सवाल है कि दिलकुश महल है, दिलकुश महल और कर्ण विलास का जो निर्माण है वो निर्माण किस जगह पर हुआ है, या लोकेशन के बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन में दे रखा है कोमलगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या मांडलगढ़। देखिएगा पहली बात तो ये जो दोनों इमारतें हैं, इन इमारतों के साथ में एक और आता है जिसका नाम है जगत मंदिर या जगत महल। जग महल, महल के नाम से भी उसको जाना जाता है। इसका निर्माण भी इसी ने प्रारंभ किया था, कर्ण सिंह ने। किसने प्रारंभ किया था भाई? कर्ण सिंह है। कर्ण सिंह ने ही इसका निर्माण प्रारंभ है वो प्रारंभ करवाया था। लगभग 1620 से लेकर 1628 के आसपास तक इनका शासनकाल रहा था। अमर सिंह प्रथम के ये पुत्र थे। इनके अलावा इन्होंने एक उदयपुर में बड़ा दरी खाना नामक एक इमारत और बनवाई थी। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। एक ये कर्णविलास दिलकुश में, और इसके बाद में इनका जो पुत्र था ना अगला शासक जगत सिंह प्रथम, उसने इस मंदिर का निर्माण कंप्लीट करवाया था, और उन्होंने नाम भी इसका बदल दिया था। ये कहां पर बनवाए गए थे भाई? उदयपुर है, इस उदयपुर में इनके द्वारा बनवाए गए थे। अगला सवाल देखो मित्रों। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ जो है वो कीर्ति स्तंभ
किसको समर्पित है इसके बारे में बताइएगा। देखिएगा मित्रों, हमारे पास में इस प्रकार के दो सवाल बनते हैं। एक तो है जैन कीर्ति स्तंभ, एक सीधा सीधा हमारे पास में आता विजय स्तंभ। इस विजय स्तंभ को भी कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है। देखो यहां पर हमारे पास में पूछा है कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है, तो देखो कीर्ति स्तंभ वैसे तो विजय स्तंभ को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो ये पूछा गया है ना कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है, ऑप्शन की ओर अपन नजर दौड़ाएंगे तो हमारे पास में इस कीर्ति स्तंभ की ये बात है वो बात करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि विजय स्तंभ है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है भाई, भगवान विष्णु को समर्पित है। इस वजह से इसके नाम हम देखते हैं, गरुड़ ध्वज है, विष्णु ध्वज है, ये इसके क्या है नाम है, वो नाम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इसका जो जैन है उन जैनों के जो आदिकर या तीर्थकर थे आदिनाथ या ऋषभ देव उनको समर्पित है। 12वीं शताब्दी के अंतर्गत इसका निर्माण है वो निर्माण करवाया गया था। 7 मंजिला है, 7 मंजिला ये इमारत है, इमारत देखने को मिलती है भाई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये कुंभा के शासनकाल है, कुंभा के शासनकाल में नहीं बनवाया गया था। 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण है वो निर्माण करवाया था। जीजा साहिब बगेरवाल के द्वारा इसका निर्माण है वो निर्माण करवाया गया था। थोड़ा सा याद रखिएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल देखो मित्रों, महाराणा प्रताप के बारे में अगला सवाल है वो सवाल आपसे पूछा गया है। क्या सवाल पूछा गया, प्रताप का जो विधिवत यानी सिस्टमेटिकली जो राज तिलक हुआ था वो बादल महल में हुआ था, ये तो हमें पता है, लेकिन बादल महल में कौन से ब्लॉक में हुआ था इसके बारे में बताइएगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है फतेहपुर, जूनी कचेरी, खड़गार चौकी या बारेदरी महल। बारेदरी महल है, यहाँ पर तो देखो आपके आमेर के जो शासक है उनका राज तिलक होता था, ये चेकी नहीं चौकी है। खड़गार चौकी में जोधपुर है, जोधपुर के शासकों का राज तिलक होता था। जूनी कचेरी ये इसी से रिलेटेड है। वहीं फतेहपुर से वहां पर भरतपुर के जो शासक है, भरतपुर के शासकों का राज तिलक है वो राज तिलक यहाँ पर किया जाता था। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। प्रताप के बारे में एक और बात आती है भाई, प्रताप का राज तिलक है, प्रथम राज तिलक है किस त्योहार के दिन हुआ था, तो होली के दिन है। ये पिताजी है, पिताजी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। गोगुंदा में उनकी मृत्यु हुई थी। के बाद में इनका जो महादेव बावड़ी है गोगुंदा के, याद रखना भाई ये भी सवाल पूछा जाता है, महादेव बावड़ी में इनका क्या किया गया था, राज तिलक है वो राज तिलक किया गया था। अगला सवाल देखो, पन्ना धाई है। अब ये भी बहुत ही जोरदार सवाल है भाई, एक विचित्र सवाल देखने को मिलता है, नया सवाल। पन्ना धाई के साथ उदय सिंह वो शरण है, शरण देने के लिए प्रतापगढ़ नाम का जो जगह है उसकी किस शासक ने मना कर दिया। ये बनवीर जो था विक्रमादित्य की हत्या करके बनवीर यहाँ का क्या बन गया, प्रशासक या चित्तौड़ का शासक बन जाता है। ठीक है, जब ये शासक बना था बनवीर, तो बनवीर ने क्या किया, विक्रमादित्य है उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। जैसे ही विक्रमादित्य की हत्या की, पन्ना धाई है इसका पुत्र था जिसका नाम था चंदन। इन्होंने अपने पुत्र चंदन है, इस चंदन का दिया था बलिदान, और बलिदान देखिए उदय सिंह को वहां से क्या कर लिया था, सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। अब बाहर निकालकर अब बड़ी बात है कि बनवीर के खिलाफ इसको शरण या संरक्षण कौन दे सकता है, तो इन्होंने प्रतापगढ़ के शासक राय सिंह के पास मैसेज भिजवाया, तो ऐसी ऐसी बात है, तो चंदन है, इस चंदन का मैंने बलिदान देके उदय सिंह को बचा लिया जो मेवाड़ का अगला राणा बनने वाला है, तो इसको शरण देने के लिए आप क्या जुगाड़ है। तो इन्होंने तो मना कर दिया कि भाई वो एक प्रकार का डाकी है, किसी को ही नहीं छोड़ रहा, तो कहीं मेरे को नहीं लपेट दे, इसलिए मैं तो आज दूं न कल। लेकिन हाँ एक बात है, एक आदमी आपको शरण दे सकता है, वो बैठा है कुंभलगढ़ में जिसका नाम है आशा देवपुरा। तो इन्होंने कुंभलगढ़ में शरण दी थी, लेकिन यहाँ पर पूछा है किसने मना किया था, तो रावत राय सिंह, प्रतापगढ़ के रावत राय सिंह साहब के द्वारा मना है वो मना कर दिया गया। अगला सवाल देखो, डोडिया सरदार है, डोडिया सरदार नरसिंह साहब है, इनके द्वारा सहसमल, ये सिरोही के शासक थे सहसमल देवड़ा, इनको परास्त करने के बाद में कुंभा ने किस इमारत या किस ग्रुप या किस मंदिर की नींव है वो नींव यहाँ पर रखी थी। देखो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सवाल पूछा जाता है, महाराणा कुंभा का पहला मिलिट्री एक्सरसाइज या सैन्य अभियान है वो कौन सा है, यही
सिरोही का जो अभियान था इसका पहला सैन्य अभियान माना। यह मेवाड़ के पास में यहाँ छोटी सी एक रियासत थी सिरोही, ठीक है, इसको माना जाता है। अब इसके अलग अलग कारण है वो बताए जाते हैं। कुछ तो ये कारण बताया जाता है कि भाई ये जो सहसमल देवड़ा है इसने मेवाड़ी गांव में, इस मेवाड़ी गांव पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तो कुछ कारण ये बताया जाता है कि मालवा और गुजरात से जब सेना युद्ध करने के लिए आती तो ये हाथ खड़े कर देते कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, मेवाड़ जाना तो जाओ। तो मेवाड़ पर ये जो आक्रमण है, आक्रमण करने के लिए क्या देता था, रास्ता, वो रास्ता प्रोवाइड करवा देता था। ये दोनों कारण इतिहासकार है वो बताते हैं। जैसा भी हो भाई, डोडिया सरदार नरसिंह ने सीधा गया यहाँ पर सिरोही में जाकर इनको क्या धोया। धोने के बाद में इनके द्वारा यहाँ पर इसका निर्माण करवाया गया था, बसंतगढ़ दुर्ग, और प्लस एक किला और आता है अचलगढ़ दुर्ग है। अचलगढ़ दुर्ग की नींव है, नींव यहाँ पर रखी गई थी। साथ में यहाँ पर एक शिवालय का निर्माण करवाया था और एक तालाब का निर्माण भी कुंभा के समय करवाया गया था। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से शेयर करते रहो, अपने सभी दोस्तों को साथ में जोड़ते रहो। इस प्रकार के जो लाइव सेशन है वो बेहतरीन सेशन आपके रोज है वो मिलते रहेंगे भाई। कंवर चुंडा है, कंवर चुंडा मंडोर पर अधिकार है करने पर प्रशासक किसको नियुक्त करता है इसके बारे में बताएगा। देखिए भाई, ये आपका है मेवाड़, और मेवाड़ में राणा लाखा के समय एक विचित्र घटना होती है। और लाखा के साथ है वो रणमल ने अपनी बहन जिसका नाम था हंसाबाई, और ये दोनों पुत्र थे मारवाड़ के राव चुंडा के पुत्र और पुत्री थे, इनके साथ विवाह कर दिया। जब विवाह कर दिया तो इनका वैसे ज्येष्ठ पुत्र था ये कुंवर चुंडा। इसने प्रतिज्ञा ली कि भाई कोई बात नहीं है, लाखा और हंसाबाई का जो पुत्र होगा उसको ही अगला शासक बनाया जाएगा। तो फाइनली हंसाबाई है, हंसाबाई का यहाँ पर एक नया चैप्टर आता है, नया रोल आता है। चुंडा पर अविश्वास के कारण ये यहाँ से छोड़िए चले जाते हैं। जब छोड़िए जाते हैं तो पीछे से इसका प्रशासक है मोकल, इनका पुत्र का जिसका नाम था मोकल, जो मात्र 10-12 वर्ष की उम्र में शासक बन गया था भाई। राणा लाखा की जैसी मृत्यु होती है 1421 में, और 1421 में मोकल यहाँ का शासक बन गया। अब मोकल शासक बनने के बाद में कुंवर चुंडा इसका संरक्षक था। जैसे ये विश्वास हुआ ये मालवा के होशंग शाह के पास चला जाता है, और उसके बाद में इसका संरक्षक बनाया जाता है रणमल को बनाया जाता है भाई, रणमल को। अब रणमल को बना दिया ये इसका संरक्षक। बाद में मोकल है वो 1433 में जिलवाड़ा अभियान में इसका चैप्टर होता है क्लोज। इसका चैप्टर जैसे ही क्लोज होता है तो रणमल अब अगला संरक्षक किसका बन जाता है, कुंभा का संरक्षक बन जाता है। जब कुंभा का इसको संरक्षक बनाया जाता है तो इसने क्या किया, कुंभा के शासनकाल में राठौड़ सरदार है उनका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। और रणमल के द्वारा क्या किया गया था, इस पूरे पूरे दरबार में उच्च पद है उसमें किसको अपॉइंट कर दिया, राठौड़ सरदार है उनको अपॉइंट करने स्टार्ट कर दिया। जैसे इसने राठौड़ को अपॉइंट किया तो यहाँ पर हमारे पास में एक नेता था जिसका नाम था राघव देव, जो सिसोदियों का नेता था। ये थोड़ा सा विरोध करता है तो रणमल ने इसको क्या कर दिया, लपेट दिया, राघव देव की हत्या कर दी। और इसके बाद में अब कुंभा है, कुंभा इसका अगला टारगेट यहाँ पर बताया जाता है। जब इस प्रकार की बात थी तो हंसाबाई ने इनको क्या है कुंवर चुंडा को बुलाया और बुला के एक प्लान बनाया। लगभग 1438 के आसपास में यहाँ पर रणमल है, इस रणमल का चैप्टर क्लोज किया जाता है। जैसे इसका चैप्टर क्लोज होता है तो इसी 1438 में हमारे पास में एक और घटना होती है। रणमल का जो बेटा था चोगा वो भी यहीं रहता है मेवाड़ में, और ये यहाँ से भाग के निकलता है मंडोर। चुंडा पीछे से मंडोर तक इसका पीछा करता है और मंडोर में लगातार इनके बीच में झड़प होती है। तो मंडोर से आगे निकलकर ये बीकानेर में चला जाता है और उसके बाद में कुंवर चुंडा फ्री रहता है। इसने अपने पुत्र आला हिंगोड़ा को यहाँ का प्रशासक बनाया और वापस कहां पर आ गया, मेवाड़ है, मेवाड़ आ गया। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल यहाँ पर आपको मिलता है भाई। अगला सवाल देखो, निम्न में से किस निर्माण कार्य का संबंध मुगल से नहीं है। देखो महाराणा मुगल का जो शासनकाल है 1421 से लेकर 1433 तक था। राणा लाखा के उत्तराधिकारी के रूप में इनको जाना जाता है। इनके द्वारा कौन सा कार्य इनके द्वारा नहीं किया गया है इसके बारे में आपको बताना है। तो चित्तौड़ का द्वारिकानाथ मंदिर है उसका निर्माण इनके द्वारा ही करवाया गया था।
त्रिभुवन मंदिर है, इसका निर्माण रिकंस्ट्रक्शन जो परमार शासक जो मुंज था या भोज भोज था जिसने इसका निर्माण करवाया था, इसे भोज मंदिर या समितेश्वर मंदिर या मोकल मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक लिंग मंदिर है जिसका निर्माण बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। इसकी चार दीवारी या परकोटे का निर्माण इनके द्वारा करवाया था। वहीं कोलान दुर्ग है, ये भीलवाड़ा के बदनौर के पास बना हुआ है। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। तो निर्माण कार्य कोलान दुर्ग है वो किससे संबंधित नहीं है? मोकल से संबंधित नहीं है। ध्यान रखिएगा, मोकल से संबंधित कोलान दुर्ग नहीं है। कोलान दुर्ग के साथ साथ एक और दुर्ग था जिसका नाम था बेराट दुर्ग। इन दोनों का निर्माण किसने करवाया था भाई? कुंभा के द्वारा भीलवाड़ा में इनका निर्माण है निर्माण करवाया गया। अगला सवाल देखो, बहुत ही लाजवाब सवाल आएगा अगला। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अगला सवाल देखो, अगला सवाल पूछा गया है, कर्नल जेम्स टोड साहब ने एक उपाधि दी थी और इस उपाधि का नाम है प्रबल हिंदू। ये जो प्रबल हिंदू जो उपाधि है वो किस शासक को दी थी, इसके बारे में आपको बताना है। टोड साहब का बहुत ही खास योगदान रहता है राजस्थान के इतिहास में। महाराणा कुंभा, मालदीव, प्रताप या हमीर? तो फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो टोड साहब ने ये जो उपाधि या जो ये टाइटल जो दिया था, ये टाइटल किसको दिया था? ये टाइटल मेरे प्यारे साथियों दिया था हमीर है। हमीर, अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है हमीर चौहान को दिया था या हमीर सिसोदिया को दिया था, किस हमीर को दिया था इसके बारे में आपको बताना है। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएगा भाई सभी के सभी, और सेशन को शेयर कर दो एक बार अपने सभी साथियों के साथ। पीडीएफ के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन है वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर आपको पीडीएफ है, इसका पीडीएफ और बाकी जितने भी नोट्स है ना, जैसे कि एलडीसी का एग्जाम है, आपका लैब असिस्टेंट का एग्जाम है, उनके भी आपको नोट्स है वो मिल जाएंगे। उसी के साथ देखो यहाँ पर ये जो साइट का एक लिंक आ रहा है www.allrpsc.com, ये वेबसाइट पे जाके भी आप नोट्स से वो नोट्स देख सकते हो। क्विज है, फ्री क्विज भी आप यहाँ से ले सकते हो। खूब सारा कंटेंट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो भी आप विजिट कर सकते हो, अपने दोस्तों को भी साझा कर दीजिएगा। चलिए भाई, प्रबल हिंदू की उपाधि है वो अमीर जो मेवाड़ वाला था सिसोदिया, उसको है वो दी गई थी। इसके अलावा इनकी दो उपाधियां और देखने को मिलती है। एक तो हमारे पास में वीर राजा, जो कुंभा के द्वारा जयदेव है, जयदेव की जो किताब थी उस गीत गोविंद पर जो टीका लिखा था रसिक प्रिया के नाम से, कुंभा के द्वारा इस ग्रंथ में इसकी उपाधि क्या देखने को मिलती? वीर राजा। एक हमारे सामने जो प्रशस्ति देखने को मिलती है, प्रशस्ति में हमारे पास में एक इनकी उपाधि आती है विषम घाटी पंचानंद है, इस उपाधि इनकी को मिलती है। चलो भाई अगला सवाल देखो। अगला सवाल आपके सामने बहुत ही प्यारा सवाल है, साहित्य से संबंधित सवाल है। तीर्थ कल्प नामक जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी, इसके बारे में आपको बताना है। तीर्थ कल्प नामक ग्रंथ है, इस ग्रंथ की रचना किसने की थी, इसके बारे में बताइएगा। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा भाई फटाफट। तीर्थ कल्प नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? तो तीर्थ कल्प नामक ग्रंथ है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है भाई? प्रभु सूरी। किसके द्वारा की गई है? प्रभु सूरी। एक शासक था हमारे पास में जिसका नाम था समर सिंह। इस समर सिंह के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी। लगभग 1302 तक इनका शासन था, 1301 1302। रतन सिंह है ना, उन रतन सिंह के पापा थे भाई, पद्मिनी के ससुर साहब थे। तो इनका एक दरबारी विद्वान था जिसका नाम था प्रभु सूरी, तो इनके द्वारा इस ग्रंथ की रचना है वो रचना की गई थी। तो याद रखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग। समर सिंह का शासनकाल भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग रहा था। इनके शासनकाल के बारे में बताया जाता है कि लगातार जो हमारे सल्तनत काल के जो शासक थे, गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत,
उसके लगातार उसके साथ संघर्ष है वो इनका संघर्ष रहा था। इसके अलावा ये जो हमारे गुजरात है, इस गुजरात के अंदर तुर्कों का प्रभाव है वो बहुत ज्यादा था। तो इन्होंने तुर्कों से गुजरात को क्या करवाया था, फ्री करवाया था, मुक्ति करवाया था, उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इनके साथ एक और खास बात पूछी जाती है, इनका एक सेनापति था जिसका नाम था निम्बा। क्या नाम था? निम्बा। जो 1299 का एक अभियान था, गुजरात अभियान अलाउद्दीन खिलजी का, इस समय इस निम्बा का खास रोल रहता है। जब ये अभियान इधर से चित्तौड़ से होकर जा रहा था तो इन्होंने जो टैक्स है वो टैक्स वसूल किया था। तो ये एक खास सवाल हमारे यहाँ से पूछा जा सकता है। कभी जालोर की बात करेंगे या फिर इस अभियान की बात करेंगे तो विस्तार से हम चर्चा करेंगे भाई। अगला सवाल देखो मित्रों, समझ आ गया ना? यहाँ तक कोई दिक्कत पूछ लेना भाई जहां पर भी आपको लगे तो। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है मित्रों। चित्तौड़ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश के लिए खिजर खान अलाउद्दीन खिलजी है। इस अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1303 में 25-26 अगस्त 1303 को जब यहाँ का पहला शाखा हुआ था, फर्स्ट शाखा हुआ था, उसके बाद में इसने अपने पुत्र खिलजी साहब ने खिजर खान को यहाँ का क्या नियुक्त कर दिया था, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक नियुक्त कर दिया था। और ये जब प्रशासक रहते हैं वो 1303 से लेकर 1311 तक ये यहाँ के प्रशासक रहते हैं। अब इन्होंने चित्तौड़ का जो किला है उस किले का द्वार बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इन्होंने कहा कि इस किले में प्रवेश के लिए क्या होना चाहिए, पुल है, ब्रिज है, वो बनाना चाहिए। तो इन्होंने ब्रिज का निर्माण किया था, वो कौन सी नदी पर करवाया था इसके बारे में आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा फटाफट भाई, शानदार तरीके से एंजॉय करते हुए चलिएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा मित्रों, गंभीरी नदी है, इस गंभीरी नदी पर इसका निर्माण करवाया गया था। याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गंभीरी नदी, इस गंभीरी नदी पर इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, राजस्थान के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमीर मदमर्दन है, इस हमीर मदमर्दन नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है, इसके बारे में आपको बताना है। हमीर मदमर्दन नामक ग्रंथ है, इस ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? कमेंट सेक्शन में फटाफट जवाब दीजिएगा, तब तक मैं थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम कर देता हूं। देखिएगा यहाँ पर जो हमीर शब्द है वो इल्तुतमिश के लिए काम में लिया गया है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का एक शासक था। तुगदीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी बना था उसका नाम था आराम शाह, और आराम शाह को हटाकर इल्तुतमिश है वो अगला शासक बन जाता है। और इसी इल्तुतमिश के द्वारा 1227 ईस्वी के अंदर आक्रमण किया जाता है मेवाड़ पर, और इस आक्रमण को भूताला के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसी युद्ध में जो हमारे मेवाड़ के शासक थे जिसका नाम था जयद्रथ सिंह, क्या नाम था भाई? और इस जयद्रथ सिंह के द्वारा हमीर को पराजित किया गया था। इस हमीर यानी कि इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है, इसको पराजित किया गया था। और पराजित करके जो इसके घमंड है, इस घमंड को तोड़ा गया, इसलिए कहा जाता है मदमर्दन। अमीर इल्तुतमिश और मदमर्दन का मतलब है घमंड, घमंड का चिकनाचूर किया गया था जयद्रथ सिंह के द्वारा। और इस किताब की रचना की है जयसिंह सूरी के द्वारा, इस किताब की रचना की गई। अगला सवाल देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, साथ साथ में सेशन को शेयर करते जाइए भाई, अपने सभी दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि उनको भी सेशन का लाभ है वो लाभ मिले, टेलीग्राम है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सके। चलेंगे तो अगला सवाल देखिएगा, हस्तिकुंडी अभिलेख है, इस हस्तिकुंडी अभिलेख के अनुसार परमार कुंज ने किस मेवाड़ी शासक के समय आहड़ जो इनका मुख्य केंद्र था, अल्लट के द्वारा इनका मुख्य केंद्र लगभग 10वीं शताब्दी के अंदर बनाया था। तो इस आहड़ को नष्ट किसके द्वारा किया गया था इसके बारे में आपको बताना है। जयद्रथ सिंह, अंबा प्रसाद, शक्ति कुमार या कुमार, यानी कि परमार भुज ने जब आक्रमण किया था तो इस समय यहाँ का शासक कौन था? ये मित्रों पाली के अंदर हस्तिकुंडी अभिलेख मिलता है जो लगभग 997 ईस्वी का एक अभिलेख है। इस अभिलेख के अनुसार ये बताया जाता है कि परमार वंश ने जब आक्रमण किया था तब यहाँ का जो शासक था उसका नाम क्या था? शक्ति कुमार यहाँ का शासक है, इसका सही आंसर है। वही अंबा प्रसाद के समय क्या है, जो
चौहान वंश से, अजमेर के चौहान वंश का शासक था। उस शासक का नाम था वाकपति राज। इस वाकपति राज के द्वारा अंबा प्रसाद को क्या किया गया था, पराजित किया था। तो धीरे धीरे इस प्रकार से जो अल्लट नाम या आलू रावल नाम का एक शासक था, उस शासक के बाद में जो मेवाड़ के भुइल वंश से उनकी प्रतिष्ठा है वो धीरे धीरे होती जा रही थी। जहां पर नरवान, शालीवान, शक्ति कुमार, अंबा प्रसाद जैसे थोड़े से कमजोर शासक है वो धीरे धीरे कमजोर शासक आने लगे और मेवाड़ की जो प्रतिष्ठा है उसको बनाए हुए नहीं रख पाए। अगला सवाल देखो भाई। अगला सवाल है रानी पुष्पवती, जो हमारे पास में शिलादित्य का नाम जो आता है, उस शिलादित्य की पत्नी थी पुष्पावती। ये पुष्पा जो आप समझते हो वो पुष्पा नहीं है। ये कौन थी भाई, ये जो शिलादित्य था इसकी पत्नी थी। पुष्पराज वाला पुष्पा नहीं था भाई। कमलावती ने पालन पोषण कहां पर किया था इसके बारे में आपको बताना। ऑप्शन में है आबू, वल्लभी, वीरनगर या कोमलगढ़। तो कहां पर इसका पालन पोषण किया गया था। देखिए भाई, ये एक बड़ा आक्रमण की जो स्टोरी है, 524 ईस्वी के आसपास में शिलादित्य के समय अरब है उस अरबों के द्वारा आक्रमण किया गया था। तो उसी समय यहाँ गुजरात में वल्लभी से ये जो रानी थी पुष्पावती या पुष्पराज, ये कहां पर था भाई, ये आबू की परमार राजकुमारी थी और अर्बुद माता से आशीर्वाद लेने के लिए आई थी। ये लगातार 6 पुत्रियां होती है। इस बार जब गर्भवती हुई थी तो इन्होंने अर्बुद माता से या अपनी कुलदेवी से आशीर्वाद मांगने गई कि हे माते, इस बार मेरे क्या है, पुत्र रत्न की प्राप्ति है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होनी चाहिए। और पीछे से अरबों के द्वारा संपूर्ण जो शिलादित्य का जो वंशज है उसको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो उसके बाद में पुष्पावती है वो कहां पर आके रुकती है भाई, कमलावती नाम की एक ब्राह्मणी थी, ठीक है, और ये वीरनगर में इसका पालन पोषण करती है। और पुष्पावती है उसके बाद में क्या हो जाती है, गर्भ में पल रहे शिशु के जब जन्म देती है, जन्म देने के बाद ये जो शिलादित्य उसके नाम से सती हो जाती है। अगला सवाल देखिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। राणा पूंजा, इनका पूरा नाम है राणा पूंजा भील, जो दर्द राखे धर्म को किए राखे करतार। जिस प्रकार से मेवाड़ है, इस मेवाड़ का जो राज चिन्ह है उसमें एक और भील खड़ा है भाला लिए हुए। तो यहाँ पर जो है ये भीलों को प्रतीक के रूप में माना जाता है। तो देखिएगा कितना महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने अदा किया है मेवाड़ राजवंश को बचाने के लिए। राणा पूंजा भील किस राजा का सेनापति, वो सेनापति था, कमांडर है, कमांडर था, इसके बारे में बताइएगा भाई। राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप या फिर पृथ्वीराज चौहान। तो मित्रों ये मेवाड़ है, इस मेवाड़ के जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, इस हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 का जो युद्ध था 18 जून को, इस जून में जो महाराणा प्रताप है, इस प्रताप की तरफ से भील कमांडर है पूंजा भील, इसके नेतृत्व में सभी भील उन भीलों ने इसमें योगदान है वो योगदान किया था या इसमें पार्टिसिपेट है किया था। अगला सवाल देखो मित्रों, अगला सवाल और भी प्यारा सवाल है आपके सामने। 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ मुगल संधि है, ये संधि के समय मुगल शासक है वो मुगल शासक कौन था इसके बारे में बताएगा। मित्रों देखिएगा हमारे पास में लगभग 1597 के आसपास में महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप का चैप्टर क्लोज होता है। उसके बाद में 1620 तक यहाँ का शासक है वो रहता है अमर सिंह। और अमर सिंह के शासनकाल में लगातार मुगलों के द्वारा क्या है, आक्रमण किया जाता है और मुगलों के द्वारा मेवाड़ वाले क्षेत्र में भयंकर तबाही है वो तबाही मचाई जाती है। इस प्रकार से इस तबाही से परेशान होकर इन्होंने क्या निर्णय लिया, कर्ण सिंह है इनका पुत्र था जिसका नाम था कर्ण सिंह, और कर्ण सिंह पर दबाव बनाया किन्होंने, सामंतों ने। तो इन सामंतों के कहने पर कर्ण सिंह ने अपने पिता अमर सिंह को कहा, भाई पापा अब अपने बस की बात नहीं है, अपने को इनसे क्या कर लेना चाहिए, संधि कर लेनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से मुगल पूरे पूरे मेवाड़ी गांव है उसमें लूटपाट है, इस प्रकार से फसलों को नष्ट कर रहे हैं या फिर अत्याचार जो कर रहे हैं, इससे क्या मिल जाएगी अपने को, इनसे शांति है वो शांति स्थापित हो जाएगी। इस समय हमारे पास में अमर सिंह है, इस अमर सिंह की तरफ से उपकरण झाला और हरि प्रसाद है वो यहाँ पर जाते हैं, ठीक है।
और ये जाते हैं। जहांगीर इस समय शासक होता है और इधर से शाहजहां है और शाहजहां के कहने पर ये संधि और संधि संपन्न होती है। तो यहाँ पर पूछा है मुगल शासक कौन था, तो शासक में जो नाम आता है 1627 तक, 1605 से लेके 1627 तक मुगल सत्ता का जो शासक था वो कौन था, जहांगीर है। जहांगीर इस समय यहाँ का शासक है, वो शासक है रहता है। अगला सवाल देखो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई, टेलीग्राम पे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को कनेक्ट करो। कमेंट है, उस कमेंट लाइक शेयर की बिल्कुल जड़ी लगा दो। शाहजहां के द्वारा 1631 में मेवाड़ से अलग करके शाहपुरा भीलवाड़ा किसको दिया था, इसके बारे में बताइएगा। देखो भाई 1620 के बाद में 1620 से लेके 1628 तक जो यहाँ का शासक है वो शासक रहा था जिसका नाम था मित्रों कर्ण सिंह। और कर्ण सिंह के बाद में 1628 से लेके 1652 के आसपास यहाँ का जो शासक है वो शासक रहता है जगत सिंह। और जगत सिंह के शासनकाल के समय यहाँ शाहजहां और शाहजहां 1627 में शासक बन गए थे। कब बने थे भाई? 1627 में। मुगल सत्ता है, मुगल सत्ता शाहजहां के हाथ में आ गई थी और शाहजहां के द्वारा 1631 में एक तो कोटा, तो कोटा के साथ साथ मेवाड़ है, इस मेवाड़ का शाहपुरा वाला जो क्षेत्र है वो सुजान सिंह के नेतृत्व में एक अलग से क्षेत्र, अलग से रियासत है हाँ, कर दी थी। चलिए अगला सवाल देखिएगा मित्रों, कमेंट सेक्शन में आने दो जवाब बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। देवारी समझौता है या देवारी जो कॉन्फ्रेंस है के तहत सवाई जयसिंह का विवाह किसके साथ होना है? वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, किसके साथ संपन्न है वो होना तय किया गया था, इसके बारे में आपको बता बताना भाई। फटाफट जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। देखो भाई देवारी समझौता जो है वो देवारी समझौता हुआ था 1708 में। कब हुआ था भाई? 1708 में इस देवारी समझौता के तहत क्या हुआ था कि औरंगजेब है, उस औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता में क्या हुआ, औरंगजेब है मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में इसके दो पुत्र थे आजम और मुआजम। और यहाँ पर सवाई जयसिंह साहब ने आजम का साथ दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से मुआजम है वो क्या है जीत गया और बाद में बहादुर शाह के नाम से अगला शासक है वो शासक बनता है। तो इस बहादुर शाह ने क्या किया था, सवाई जयसिंह के भाई विजय सिंह ने उसको क्या कर दिया था, जयपुर का राजा घोषित कर दिया और इसको यहाँ से हटा दिया। वहीं औरंगजेब के समय पर जसवंत सिंह का जो बेटा था जिसका नाम था अजीत सिंह, इधर से वीर दुर्गादास राठौड़ साहब है वो लगातार 1678 से क्या है प्रयास कर रहे थे इसको शासक बनाने के लिए, अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए। जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है और यहाँ पर एक देवारी समझौता होता है अजीत सिंह का और सवाई जय सिंह का, और यहाँ के शासक थे जिसका नाम था अमर सेकेंड। और इन्होंने ये डिसाइड किया था कि भाई मारवाड़ को अपना मारवाड़ और आमेर को आमेर का शासक स्थापित करने में सहयोग किया जाएगा, लेकिन इसके बदले अमर सिंह की जो पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रकंवर, चंद्रकंवर के साथ विवाह किया जाएगा सवाई जय सिंह का। और जय सिंह का विवाह करने के बाद में जो इनका पुत्र होगा वही यहाँ का अगला शासक बनेगा। लेकिन देखो इसमें एक बड़ी समस्या थी, यहाँ पर सवाई जय सिंह है वो पहले से ही शादीशुदा थे, ठीक है। गागरोन की एक रानी थी, ठीक है। उनका पुत्र था ईश्वरी सिंह, बाद में ईश्वरी सिंह यहाँ का शासक बन जाता है, सुजान कंवर नाम से वो रानी थी गई, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है अकबर का अंतिम अभियान 1585 ईस्वी में किसके नेतृत्व में भेजा था या किसके नेतृत्व में हुआ था? कौन सा अंतिम अभियान? ये हम मेवाड़ की बात कर रहे हैं। मेवाड़ है, उस मेवाड़ में के लिए प्रताप के लिए मेवाड़ में प्रताप पर जो अंतिम अभियान अकबर के द्वारा 1585 में भेजा गया था वो किस कमांडर के नेतृत्व में भेजा गया था? भाई ये जो मान सिंह है ना, इस मान सिंह के साथ है जो हल्दी घाटी का युद्ध है ना, इस युद्ध में ये पार्टिसिपेट है वो करते हैं भाई। और बाद में 1585 का जो अंतिम अभियान था, इस अभियान में अकबर के द्वारा आमेर के जगन्नाथ कछावा साहब इसको भेजा जाता। तो याद रखिएगा किसको भेजा था, जगन्नाथ कछावा साहब अंतिम अभियान के रूप में भेजा था। अगला सवाल है उदय सिंह की मृत्यु गोगुंदा में किस त्योहार के दिन? शायद आज ही के सेशन में मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, लगभग फरवरी
1572 के आसपास में इनकी मृत्यु हुई थी भाई, ठीक है। 28 फरवरी 1572 को इनकी मृत्यु हुई थी। और फरवरी में फाल्गुन रहता है, और फाल्गुन के अंदर मोटा मोटी जो त्योहार होता है वो कौन सा होता है, होली। और इसी होली के दिन ही इस प्रताप साहब का महादेव बावड़ी, गोविंदा के महादेव बावड़ी में जो मेवाड़ के सामंत थे, उन सामंतों के द्वारा इनका राज तिलक कर दिया था। और इसी बात से जगमाल नाराज हो जाता है और अकबर के पास ही चला जाता है। अगला सवाल देखिएगा मित्रों, जेमल और फत्ता, इन दोनों की मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों का जो वर्णन है, वो वर्णन एक यात्री करता है जिसका नाम है बर्नियर। तो इस बर्नियर ने जो वर्णन किया है वो बेसिकली कौन से देश का यात्री था, इसके बारे में आपको बताना है। मोरक्को, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या बहमनी, वो कहाँ का था, इसके बारे में देखिए। पहली बात तो जेमल और फत्ता है, इनकी मूर्तियां कहाँ पर लगी हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। तो जेमल और फत्ता है, ये जो हमारे मेवाड़ का जो शाखा हुआ था, तीसरा जो शाखा हुआ था, थर्ड शाखा। ये थर्ड शाखा कब हुआ था, 1568 में अकबर के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया था। इसमें इनकी रानी थी फूल कंवर। इसने तो क्या किया था, जोर किया था। और इसके साथ साथ जेमल और फत्ता के द्वारा इसमें क्या किया गया था, केसरिया किया गया था। ये मेवाड़ का उदय सिंह के समय तीसरा शाखा हुआ था। अब इसमें क्या है, अकबर के द्वारा लगभग 30,000 निर्दोष को क्या है, कत्ले आम करवा दिया गया था। तो इसका बाद में रिग्रेट फील करते हुए गजारूढ़ या फिर हाथी पे सवार है वो मूर्तियां हैं, वो मूर्तियां कहाँ पर लगाई गई थी, पाषाण मूर्तियां हैं, वो आगरा के किले पर लगवाई गई, आगरा के किले के द्वार पे लगवाई गई थी। इन मूर्तियों का उल्लेख है वर्नियर फ्रांसीसी यात्री है जिसके द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ एक और हमारे पास में खास बात आती है। इसी समय हमारे पास में एक शासक था बीकानेर का, जिसका नाम था राय सिंह। क्या नाम था, राय सिंह। और इस राय सिंह के द्वारा क्या किया गया था, लगभग 1589 से लेके 1594 तक करमचंद के नेतृत्व में इन्होंने बीकानेर के जूनागढ़ का निर्माण करवाया था। और इस जूनागढ़ किले है, इस किले पर भी इन्होंने जिसकी मूर्तियां हैं, जेमल और फत्ता की मूर्तियां हैं, लगवाई। दोनों चीजें याद रखिएगा। आगरा में किसने लगवाई थी, अकबर के द्वारा। तो बीकानेर के जूनागढ़ में जो राय सिंह, देखो ये राय सिंह है, राज सिंह जो नाम आता है वो हमारे पास में आता है मेवाड़ का शासक। 1652 से लेकर 1680 तक ये शासक रहा था, ठीक है। तो ये तो कहाँ का था, क्या था, मेवाड़ का। और राय सिंह जो शासक है वो कहाँ का था, ये राय सिंह जो शासक था बीकानेर का था। इस बीकानेर के शासक राय सिंह का जो टाइम पीरियड है वो लगभग हमारे पास में कब से कब था, 1574 में लगभग ये शासक बना था, जो लगभग 1612 तक बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। तब तक ये शासक है वो बीकानेर के शासक रहे थे। राय सिंह बहुत बड़े शासक थे। ये जो मुगल सत्ता है उनके काफी करीबी शासक हुए थे। कल्याणवल के पुत्र के रूप में इनको जाना जाता है। अगला सवाल देखो, बहुत ही प्यारा सवाल है। सेकंड जो शाखा हुआ था मेवाड़ का, इस दूसरे शाखा के अंदर केसरिया है, वो केसरिया का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, इसके बारे में बताएगा वो। देखो, मेवाड़ के इतिहास में 3 शाखे हुए थे। एक तो हुआ था 1303 में, दूसरा हुआ था 1534 के आसपास, 34-35 में, और तीसरा हुआ था 1568 में। ये जो शाखा हुआ था वो हुआ था